चलिए अस्सलामुअलैकुम। बस। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। आज कोई आम शख्सियत नहीं, बड़ी ख़ास शख्सियत है, ज़ुल्करनैन इकबाल। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्टर एसोसिएशन हमारी है, और बड़ा एक एक्टिव किरदार है, यानी फ़ाल किरदार है, और ये चेहरा दिखाते हैं और रिपोर्टिंग करते हुए मैंने इन्हें डंडी मारते नहीं देखा हुआ। वैसे तो बात आज एक्सक्लूसिव हमने करनी है कि ये जो पोलिंग एजेंट, वोट डालने का ये सारा उस प्रोसीजर टोटल बयान करेंगे, लेकिन एक सियासी सवाल किए बगैर मैं रह नहीं सकता। और याद है, ये नाक़द हैं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के जब जब पहले होता था हम ख़याल बेंच, मैं लंबी बात नहीं करूँगा। क्या जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने आने के बाद जो दावे किए थे, वो पूरे हो गए? देखिए अज़हर भाई, पहले दिन से आपको पता है हमारा तो ये मौक़िफ़ है कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो तज़ादात का एक मजमूआ है। वो जो बातें पहले करते थे खुद प्रैक्टिकली वो सारा कुछ उसके उलट करते हैं। पहले उन्हीं के ही जो करीबी समझे जाते हैं मीडिया के लोग, या बाज़ लोग तो कहते हैं जी उनकी अपनी मीडिया टीम है ये सारी। कुछ रिपोर्टर्स के नाम मैं लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन सबको पता है वो कौन लोग हैं। उन लोगों के हवाले से कि जी उनके ज़रिए या वो लोग ट्रोलिंग करते थे कि जी हम ख़याल बेंच है, जिसको भी बंदियाल साहब अपने साथ बिठाएँ, चाहे मंसूर अली शाह साहब को भी बिठाएँ, तो तब भी जो एक मखसूस किस्म के काम होते थे, और हम ख़याल बेंच है जी, बेंच बनता है तो पता चल जाता है फ़ैसला क्या आने वाला है। अब जब से काज़ी फ़रीद शाह साहब आए हैं, सेम ही बेंच उनका चल रहा था। अब अतहर मिर्ज़ा साहब उस बेंच में से निकले हैं, लेकिन उन्होंने वही जो एक अपना उनका एक ग्रुप तस्वुर किया जाता था, वो उन्हीं को ही अपने साथ रख रहे हैं। कोई ऐसा जज उन्होंने अभी तक अपने साथ नहीं डाला जिसने उनके खिलाफ कोई बात की है, या उनकी मर्ज़ी के अलावा इवन के चाहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ही उससे हट के वो उन्होंने कोई बात की हो, या कोई फैसले में उनके साथ इख्तिलाफ किया हो। अतहर मिर्ज़ा साहब ने 2-3 मर्तबा बात की है खुल के। उसके बाद से वो किसी भी, आप देखा होगा कि मेन बेंच में किसी बड़े केस में उनको शामिल नहीं किया जा रहा, चाहे वो फौजी अदालतों वाला हो, चाहे वो कोई और केस हो। इंतखाबात के हवाले से अतहर मिर्ज़ा साहब का जो नोट आया था, जिसमें उन्होंने कहा था जी आर्टिकल 254 भी 90 डेज़ के टाइम को कंडोन नहीं कर सकता। तो उस किस्म की चीज़ों के बाद और कुछ दीगर सवालात जो उन्होंने अदालत में उठाए, तो उसके बाद अतहर मिर्ज़ा साहब का भी काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि पता कटा है, और वो भी अब उस अंदाज़ में बेंचेज़ में नज़र नहीं आते, जिस तरीके से वो पहले उनको एक ही बेंच में शामिल किया गया था। तो वो अभी भी सिलसिला वही है, बेंच बनता है तो पहले से ही पता चल जाता है कि फैसला क्या होना है। तो जो बातें वो करते थे खाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, क्योंकि एक उनका ब्रेन चाइल्ड था, जिसकी वजह से उनका वो सारा मसला था कि 4 महीने उन्होंने केस भी कोई नहीं सुना, और चैम्बर वर्क के नाम पे सैलरी भी वो लेते रहे। और मामला सिर्फ ये है कि अब वो उन्होंने लॉन्च तो कर दिया उसको, उसकी भी कितनी खिलाफ वर्जी हो रही है, वो जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब के खतूत इस हवाले से वाज़ेह हैं। और एक खत का जो उनका 7 दिसंबर का ग़ालिबन लेटर था, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं है। नवंबर वाले खत का उन्होंने दिया है, वो भी उन्होंने फ़ोकस इसी बात पे रखा कि जी आप साढ़े 4 दिन काम करते हैं, और जो तनख्वाह आप पूरे 6 दिन की लेते हैं। अदरवाइज़ जो उनके एतराज़ात थे जस्टिस इजाज़ुल हसन के, उनके ऊपर ऑन मेरिट वो कोई बात नहीं कर सके। अच्छा, अब ओके। बड़ी ज़बरदस्त बात आपने बता दी कि ये जो हालात और वाक़या चल रहे हैं, मैं सिर्फ़ अगली 3-4 सवाल आपसे हैं। पहला सवाल जो मेरा आपसे ये है कि अब इलेक्शन होने वाले हैं, वैसे तो मुझे लग रहा है इलेक्शन होने भी नहीं है। इलेक्शन होने हैं तो यहाँ क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा कि लोग साफ-साफ इलेक्शन कर सकें, पोलिंग एजेंट को क्या करना है और वोटर को क्या करना है? जी, अज़र भाई मामला ये है कि जो पोलिंग एजेंट होता है, असल में तो इलेक्शन डे जो है ना वो बड़ी अहम चीज़ है, और पोलिंग एजेंट क्योंकि पोलिंग स्टेशन के अंदर वही होता है, उसके अलावा सिर्फ़ वोटर ही अंदर होते हैं, तो उसी ने सारी चीज़ मैनेज करनी होती है। अब वो क्योंकि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जो भी उम्मीदवार है उसके लिए और सियासी जमात है उसके लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि पोलिंग एजेंट को प्रॉपर बेसिक चीज़ों का पता हो, उसकी ट्रेनिंग हो, और जब तक उसकी ट्रेनिंग नहीं होगी, उसको बेसिक चीज़ों का पता नहीं होगा, उसको समझ ही नहीं आ रही होगी कि उसके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो इंतखाबी अमला है, वो ज़रा पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह की हो जाती हैं, जो आम बंदे को समझ ही नहीं आती पोलिंग स्टेशन के अंदर। इसलिए बड़ी ज़रूरी है कि चंद बेसिक चीज़ों का पोलिंग स्टेशन के जो अंदर गया हुआ पोलिंग एजेंट है उसको पता हो। सबसे पहली बात ये है कि 8 बजे पोलिंग स्टार्ट होती है, तो पोलिंग एजेंट को साढ़े 7 या मैक्सिमम पौने 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। जितने भी पोलिंग एजेंट हैं, जितनी भी सियासी जमातों के हैं, सभी के लिए मैं कहूँगा कि वो पौने 8 बजे वहाँ पहुँच जाएँ, पहुँचे और जाके जो स्टाफ है वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, उनके साथ एक मीटिंग करें, और ये 10-15 मिनट की छोटी-सी एक मीटिंग होगी, जिसके अंदर उन्हें सिर्फ़ ये चीज़ें तय करनी है
बुनियादी चीजें। सबसे पहले तो फॉर्म 31 होता है इसका, जो फिल किया जाता है और साइन होते हैं उसके ऊपर और अंगूठे लगाए जाते हैं इन तमाम पोलिंग एजेंट्स के, जिसमें वो इस बात की गारंटी देते हैं कि जो बैलेट बॉक्स है वो सील करने से पहले हमें दिखाया गया था और बिल्कुल खाली था, उसमें किसी किस्म की कोई चीज नहीं थी और हमारे सामने सील हुआ है। ये फॉर्म 31 है, उस ज़ाब्ता अखलाक की ये सेक्शन 5 है और अगर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये काम नहीं करता तो वो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहा है, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। यानी बहुत शुक्रिया, भी आपसे इस पे मजीद बात होती रहेगी। पर प्रोग्राम जो कि लंबा हो गया है, इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।